नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटर लिस्ट पर घमासान, प्रमोद तिवारी का दावा, बेईमानी के राह पर चल पड़ी है बीजेपी। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सपा के बाद यूपी की एक और सियासी दल ने आरजेडी को दिया समर्थन। आगे आपको बताएंगे कि नागरिकता की जाँच करना चुनाव आयोग का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, एसआईआर पर फंस गया है चुनाव आयोग। खबर में आगे जिक्र होगा कि आधार, राशन और वोटर कार्ड शामिल करने पर करे विचार चुनाव आयोग। बिहार मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश। और इसी के साथ आगे ये भी बताएंगे कि कर्नाटक में फिर सीएम बदलने की अटकलें, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे सिद्धारमैया, होम मिनिस्टर ने बढ़ाया सस्पेंस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वोटर लिस्ट पर घमासान, प्रमोद तिवारी का दावा, बेईमानी की राह पर चल पड़ी है बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव हारने के डर से वो बेईमानी की राह पर उतर आई है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब भाजपा बिहार चुनाव में अपनी हार के करीब है तो वो बेईमानी पर उतर आई है। अगर ना तो आधार और ना ही राशन कार्ड स्वीकार्य है तो फिर क्या स्वीकार्य है? भाजपा कार्यालय का एक मेमो। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख का समर्थन करते हुए तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने सही बात कही है, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ये हमारे मतदान के अधिकार की रक्षा करेगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी भाजपा की पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सपा के बाद यूपी की एक और सियासी दल ने आरजेडी को दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल को उत्तर प्रदेश की दो पार्टियों से समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी के बाद अब महान दल ने भी राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव को खुला समर्थन देने की घोषणा की है। इस समर्थन में बिहार में विपक्षी गठबंधन को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रति अपना समर्थन जताया। इस वीडियो में तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। केशव देव ने लिखा कि तेजस्वी यादव संघर्ष करो, महान दल भी आपके साथ है। इस ऐलान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि ये विपक्षी एकता को एक और मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, एसआईआर पर क्या फंस गया है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, बिहार में वोटर पुनरीक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल किए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी काफ़ी अहमियत रखती है। याचिकाकर्ता भी यह दलील दे रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करना नहीं है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट एक पुराने फैसले में भी स्पष्ट कर चुका है कि नागरिकता की जाँच करना आयोग का काम नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील शंकर नारायण ने बताया कि कानून के तहत दो प्रकार के रिवीजन मुमकिन है, इंटेंसिव और समरी, लेकिन बिहार में अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक नई प्रक्रिया लागू की गई है और इसके तहत 7.9 करोड़ लोगों को फिर से दस्तावेज देने होंगे और सिर्फ 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड को भी सामान्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें भी एक नया फॉर्म भरना होगा, अन्यथा उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं 2003 के बाद जिनके नाम जुड़े हैं उन्हें नागरिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आधार, राशन और वोटर कार्ड शामिल करने पर विचार करे चुनाव आयोग, बिहार मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पुनरीक्षण को गलत बताया। पुनरीक्षण में आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो पुनरीक्षण के लिए ज़रूरी दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करे और
साथ ही 3 मुद्दों पर जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कर्नाटक में फिर सीएम बदलने की अटकलें, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे सिद्धारमैया, एचएम ने बढ़ाया सस्पेंस। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में फिर से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों का बाजार गर्म है और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां कोई वैकेंसी नहीं है, मैं 5 साल पूरा करूंगा। सिद्धारमैया ने कहा कि डीके शिव कुमार ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। हालांकि इस बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में गुरुवार को ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान ही निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व सब देख रहा है और समय आने पर यह निर्णय होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर किसी और राज्य में घटना होती तो गुजरात पुल हादसे पर संजय राउत का तीखा कटाक्ष, प्रियंका गांधी भी बोली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के वडोदरा में ब्रिज हादसे पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार जहां पर 5 साल में 15 ब्रिज टूटने के बाद निशाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि ये गुजरात मॉडल है ना, बार बार वहाँ इमारतें गिरती हैं, पुल गिरता है, विमान गिरता है, सब कुछ होता है, लेकिन चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर किसी और राज्य में घटना हुई होती तो जहां भाजपा की सरकार नहीं है तो वहां पर पूरी बीजेपी उस घटना पर चर्चा करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी को मिला कौशल, पूर्णिमा और सलमान का साथ, 2 दर्जन नेताओं ने थामा लालू का लालटेन। जी हाँ दोस्तों, नवादा शहर के आईटीआई मैदान में बुधवार को आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। आम जनता महंगाई, युवा मजदूर बेरोजगारी और लोग बढ़ते हुए अपराध से परेशान हैं। समारोह में पहुंचे हजारों उत्साहित युवाओं को अपने सामने पाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में परिवर्तन लाना है तो सभी को एकजुट होना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। मोहन भागवत कर रहे हैं पीएम मोदी को रिटायर होने का इशारा, संजय राउत ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर 75 साल में रिटायर होने की बहस छेड़ दी है। इस बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि संघ प्रमुख ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और ख़ास बात यह है कि पीएम मोदी और भागवत दोनों ही इस साल सितंबर में 75 साल के होने जा रहे हैं। बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने देना चाहिए। इस पर राउत ने कहा कि संघ प्रमुख पीएम मोदी को ये संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह आदि जैसे नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया क्योंकि वो 75 साल के हो गए थे। अब देखते हैं कि क्या मोदी इसका पालन खुद भी करेंगे। इससे पहले मार्च में राउत पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर दावा कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट का ऐलान करने के लिए आरएसएस के नागपुर मुख्यालय गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। शिंदे गुट के मंत्री पर टेढ़ी हुई इनकम टैक्स की नज़र, मिला नोटिस, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है और ये नोटिस 10 जुलाई 2025 को उन्हें भेजा गया है। नोटिस को लेकर मंत्री ने कहा कि यह आयकर विभाग का काम है। ये नोटिस ऐसे समय में आया है जब विपक्ष ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुई ब्रिक्स होटल की नीलामी में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बारिश ने हरियाणा सरकार के भ्रष्ट व नकारा तंत्र की खोली पोल, दीपेंद्र हुड्डा का आरोप। जी हाँ दोस्तों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में हो रही मानसून बारिश के बाद हुई भारी जल भराव, सड़कें धंसने, रास्तों पर लंबे जाम लगने की खबरों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि पहली ही बरसात ने सरकार के पानी निकासी के दावों की हवा निकाल दी है और बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की भी पोल खोल कर रख दी है। गांव से लेकर शहर तक जल निकासी का पुख्ता व्यवस्था न होने से फसल संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों में जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण खेतों, गलियों, सड़कों, कॉलोनियों, प्रमुख मार्गों और अंडरपास में पानी भरने से वाहनों के ड्राइवरों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कॉलोनियां, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों में घुटनों तक पानी भर गया है और सड़कों पर कीचड़
फिसलन बदबू फैलने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और सरकार सुनिश्चित करे कि जल भराव वाले निचले इलाकों में पर्याप्त संख्या में पंप, बिजली मोटर, बिजली कनेक्शन आदि की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों ने नगर निगमों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तमाम नगर निगमों में सफाई घोटाले को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके सफाई करने के बड़े बड़े दावे करती है। यदि सीवर, ड्रेनेज की सफाई, जल निकासी की सही ढंग से व्यवस्था होती तो फिर इतना बुरा हाल नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सफाई का जो पैसा शहर के सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सफाई पर खर्च होना था, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। शहरों के नाले तो साफ नहीं हुए, रुपया साफ हो गया। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि प्रदेश भर की सड़कें तो पहले से ही जर्जर थी। बरसात के कारणात उनकी हालात और ज़्यादा खराब हो चुकी है। बरसात के बाद सड़कें धंसने, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे से राहगीरों के चोटिल होने की खबरें आ रही हैं। मानसून सीजन की पहली बारिश में इतना बुरा हाल है तो आने वाले पूरे सीजन में क्या होगा, इसका महज अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल जायज, सुरजेवाला का बयान। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को कहा कि 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल का उद्देश्य केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कथित श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी नीतियों का विरोध करना है। सुरजेवाला ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार से आंखें खोलने और लोगों की समस्याओं को देखने का आग्रह किया, साथ ही उस पर विकास को रोकने, नौकरियां छीनने और देश में आर्थिक अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार पर्याप्त रोजगार देने में विफल रही है और भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न विभागों में 30 लाख से अधिक रिक्तियां हैं। उदाहरण के लिए सशस्त्र बलों में लगभग 1.55 लाख रिक्तियां हैं और रेलवे में 2.5 लाख से अधिक रिक्त पद हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 85,000 से अधिक रिक्तियां हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के पौधारोपण के आंकड़ों पर उठाए सवाल, पूछा 200 करोड़ पेड़ के लिए जमीन कहां आवंटित की गई। जहां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वन महोत्सव अभियान के तहत इस साल 37 करोड़ पेड़ लगाने के दावे पर बुधवार को सवाल उठाते हुए इसे महज दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले कई वर्षों में अब तक लगाए गए 200 करोड़ पेड़ों के आंकड़ों का हवाला तो देती है, लेकिन ये कभी स्पष्ट नहीं करती कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के लिए जमीन कहां आवंटित की गई है। अखिलेश यादव ने पूछा कि इटावा में हमने एक बार 1000 एकड़ जमीन पर लगभग 1.3 लाख पेड़ लगाए थे। अगर यही अनुपात है तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां है। राज्य के अभियान एक पेड़ मां के नाम पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह प्रयास वास्तविक से ज्यादा प्रतीकात्मक लगता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल से केरल तक दिखा असर, कहीं ट्रेन रोकने की कोशिश तो कहीं चक्का जाम, बड़े अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, नेशनल ट्रेड यूनियन ने पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल और केरल समेत कई राज्यों में बुधवार को भारत बंद का असर दिखा। केरल में चक्का जाम की कोशिश हुई और वहीं कई राज्यों में बैंक का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। हड़ताल का कारण सरकार का नया श्रम कानून है। देश के 10 ट्रेड यूनियन विरोधी प्रदर्शन में शामिल हैं और यहाँ पर केरल के कोयम्बटूर में तमाम बसें रोकी गई, जबकि कोझिकोड में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नजर आया। कोट्टायम में दुकानें और शॉपिंग मॉल बंद रहे। कोचिंग में सड़कें खाली नजर आई और यहाँ भी भारत बंद पूरी तरह से नजर आया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वामपंथी दलों के यूनियन ने जादवपुर में पैदल मार्च निकाला और भारत बंद में हिस्सा लिया। जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश की गढ़ में तेजस्वी यादव की सेंधमारी, चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल होंगे नालंदा के कई जेडीयू नेता। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में बिहार चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। विभिन्न दलों के नेता अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए पाला बदलने में लगे हैं और नवादा में जेडीयू के कई नेता आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दरअसल नवादा जिला मुख्यालय स्थित आईटीआई मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस अवसर पर मिलन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कई वरिष्ठ जेडीयू नेता और कार्यकर्ता और आरजेडी में शामिल
हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव के घर जुटेगी भीड़, बनेगी महागठबंधन की खास रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन ने 12 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक एक पोलो रोड स्थित आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाई गई है। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे और इस बैठक में महागठबंधन के सभी कमेटी के लोग अपना अपना प्रपोजल राज्य के प्रमुख विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के सामने रखेंगे। आगामी चुनाव को लेकर सभी कमेटी ने अपना प्रपोजल तैयार किया है कि एनडीए के घटक दल में शामिल पार्टियों को कैसे मात दी जाए। इसके साथ ही चुनाव अभियान से लेकर मीडिया के बीच कैसे अपनी बात को मजबूती से रखा जाए, चुनाव से जुड़ी इन्हीं तैयारियों को लेकर कमेटी ने रणनीति तैयार की है। इससे पहले भी सीट शेयरिंग सहित अन्य मुद्दों को लेकर महागठबंधन की पहले भी कई बार मीटिंग हुई है और राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तोड़ जोड़ में लगी हुई है और एक दूसरे को अलग अलग मुद्दे को लेकर घेर भी रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वन अधिकार कानून को कमजोर करने की साजिश कर रही है छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार, कांग्रेस का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्थागत तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर करने की साजिश कर रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला दिया और दावा किया कि छत्तीसगढ़ की सरकार के वन विभाग ने एक पत्र जारी कर खुद को नोडल एजेंसी घोषित कर लिया है। ये जो सीधा सीधा आदिवासी समुदाय के कानूनी अधिकारों तथा लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार संस्थागत तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर करने की साजिश कर रही है। वन अधिकार अधिनियम को आदिवासी और जंगलों में रहने वाले समुदायों के खिलाफ हुए ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के उद्देश्य से लाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनाव की चोरी की कोशिश हो रही है, मतदाता पुनरीक्षण पर पटना में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग यहां विशेष मतदाता पुनरीक्षण करवा रहा है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर बिफरा हुआ है और इस पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने बिहार बंद बुलाया। बिहार बंद को धार देने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पटना आए। राहुल गांधी ने पटना में मार्च में हिस्सा लिया और शहीद स्मारक चौक के पास कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में वोटों की लूट हुई है और उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव की चोरी की कोशिश हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में वोट की लूट हुई, हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी हुई, जहां वोट बढ़े वहां बीजेपी जीती। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में गरीबों का वोट काटकर बीजेपी जीती है और महाराष्ट्र में सभी नए वोट बीजेपी को मिले हैं। इसके बाद कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो नया बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों के वोट छीनने का तरीका है। पटना में संबोधन के दौरान राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब भी थी और राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ समय पहले हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाकर मिले थे। हालांकि मैं नहीं गया था क्योंकि मैं नहीं था, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगा, और सभी ने कहा कि चुनाव आयुक्त बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई, अब बिहार में दोहराने की कोशिश, हम ऐसा नहीं होने देंगे, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पटना में मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली की गई और बीजेपी सरकार इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव में भी ऐसा करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ पटना में निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक विरोध मार्च के दौरान इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली की गई थी और वो बिहार में भी इसे दोहराना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची में हेराफेरी करने के महाराष्ट्र मॉडल का विस्तार है और इससे न केवल लोगों के वोट देने के अधिकार को बल्कि उनके पूरे भविष्य को हथिया लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वो बीजेपी के निर्देशों पर काम कर रहे हैं और इन निर्वाचन आयुक्तों को बीजेपी ने ही नामित किया है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी चोरी का एक प्रयास है और हम निर्वाचन आयोग को मतदाताओं खासकर युवाओं के मतदान के अधिकार छीनने नहीं देंगे। लोकसभा में विपक्ष नेता सुबह राज्य की राजधानी पटना पहुंचे और उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता
महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा और अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीति आयोग के मानचित्र में बिहार बना पश्चिम बंगाल, ममता ने तुरंत सुधार और माफी की मांग की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर उसकी आधिकारिक सारांश रिपोर्ट में राज्य को बिहार के रूप में दर्शाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने इस त्रुटि की निंदा की और उनसे माफी की मांग करते हुए इस संबंध में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की भी मांग की। इस त्रुटि को नीति आयोग की गंभीर चूक बताते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नीति आयोग के आधिकारिक प्रकाशन में इस तरह की बड़ी गलती राज्यों के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती है। और इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने एक्स पर एक पोस्ट में उस मानचित्र का स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें बिहार को पश्चिम बंगाल के तौर पर दर्शाया गया है।